गुड मॉर्निंग। होम साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन संख्या 1। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वो कहलाते हैं। ए वर्टिब्रे, बी कार्पल्स, सी कार्टिलेज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी कार्टिलेज। कार्टिलेज भी एक तरह का बोन है, इसे सॉफ्ट बोन के नाम से जानते हैं। सॉफ्ट बोन के नाम से जानते हैं। बोन एक कॉम्पैक्ट बोन और एक सॉफ्ट बोन हमारे शरीर में है। कॉम्पैक्ट बोन में कैल्शियम प्लस फॉस्फेट होता है। कैल्शियम तथा फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। और ये सॉफ्ट बोन, इसमें भी कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस मिलकर बना होता है। अब देखेंगे ये बोन में एक ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और कार्टिलेज में कोंड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कार्पल्स ये कलाई की हड्डी है। कलाई की हड्डी ये क्लाई बोन के नाम से जानते हैं कार्पल्स। और वर्टिब्रे वैसे जीव जंतु जिनमें मेरुदंड पाए जाते हैं। तो मनुष्य में मेरुदंड यानी एडल्ट में मेरुदंड में हड्डी कितनी है? तो 26 और शिशु में है 33। क्वेश्चन संख्या 2। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, वे कहलाते हैं। ए कवक और शैवाल, बी कवक और बैक्टीरिया, सी शैवाल और वायरस, या डी शैवाल और फफूंद। इसका आंसर होगा कवक और शैवाल। इन्हें सिम्बायोसिस कहा जाता है। सिम्बायोसिस के नाम से भी जानते हैं। इन्हें सहजीविता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 3। मादा एनफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि वो बैठती हैं। ए अध स्तर की सतह के समकोण पर, बी अध स्तर के साथ एक कोण पर, अध स्तर की सतह के समानांतर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अध स्तर के समानांतर, क्योंकि ये दोनों मच्छर एक दूसरे के समानांतर बैठते हैं इसलिए अलग किया जा सकता है। लेकिन मादा एनफ्लीज अपने सतह से 45 डिग्री के एंगल पर बैठती है। मादा एनफ्लीज के काटने से मलेरिया होता है। और ये मानव में जब ये मादा एनफ्लीज काटती है तो स्पोरोजोइट स्टेज ये घातक होता है मनुष्य के लिए। प्लाज्मोडियम का स्पोरोजाइट जो स्टेज है वो मनुष्य के लिए क्या होता है? डेंजर होता है। मादा क्यूलेक्स का यह जो मच्छर का एक समूह है, यह चिड़िया, जानवर और मनुष्य तीनों पर अपना असर दिखाते हैं। क्वेश्चन संख्या 4। शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका के प्रकार हैं। ए आरबीसी, बी प्लेटलेट्स, सी लिम्फोसाइट, डी प्लाज्मा। इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में
लिम्फोसाइट भी इसमें टी सेल जो होता है वो प्रतिरोधक क्षमता के लिए जाना जाता है। इसमें एक बी सेल भी होता है। ये लिम्फोसाइट के भाग हैं। प्लेटलेट्स ये डब्ल्यूबीसी के भाग हैं, जो कि डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स ये ओनली 4% होते हैं ब्लड में। प्लाज्मा 55% होता है और आरबीसी 41% होते हैं। इन्हें इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 5, शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। बी, मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं। सी, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। डी, मांसपेशियां ज्यादा मोड़ने पर टूट जाती हैं। इसका सही आंसर है ए, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती है। यह गलत है, यह कथन गलत है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, यह भी सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी हो जाती हैं और मोटी भी हो जाती है, यह भी सही है। और मांसपेशियों को ज्यादा मोड़ने से मांसपेशियां टूट भी जाती हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन संख्या 6, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक उत्तल लेंस पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? ए, कम चमक वाला एक घोड़ा। बी, काली पट्टियों का एक जेब्रा। सी, काली पत्तियों का एक घोड़ा। डी, सफेद घोड़ा। इसका आंसर होगा ए, कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा। क्यों? क्वेश्चन संख्या 7, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा मापी जाती है? ए, ध्वनि का वेग से। बी, ध्वनि का आयाम। सी, ध्वनि का तरंग दर। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, ध्वनि का आयाम यानी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से उसकी तीक्ष्णता को निर्धारित किया जाता है। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। एम्पलीट्यूड कहा जाता है। साउंड की स्पीड 330 किलोमीटर पर सेकंड है। और ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमन के लिए ऑडिबल 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो सुन सकता है। ये श्रव्य ऑडिबल रेंज है। इतनी फ्रीक्वेंसी के साउंड को मनुष्य आसानी से बेहतर तरीके से सुन सकता है। क्वेश्चन संख्या 8, फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? ए, फोटो डायोड। बी, फोटोवोल्टिक सेल। सी, फोटो उत्सर्जन। डी, फोटो सेल। इसका आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल बेहतर उपकरण माना जाता है डिजिटल अनुप्रयोग के लिए, क्योंकि फोटोवोल्टिक सेल से फोटोन निकलता है और फोटोन बंडल ऑफ एनर्जी के नाम से एनर्जी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 9, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? ए, रोलिंग घर्षण को। बी, कर्षण यानी ड्रैग को। सी, सर्पी घर्षण यानी स्लिपरी घर्षण को। डी, गतिज घर्षण को। यानी गतिज घर्षण को कम करने के लिए, स्थैतिक घर्षण से गतिज के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन संख्या 10, निम्न में से कौन सा एक रेडियो धर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से आवेशित कण होता है? ए कैथोड किरण, बी बीटा किरण, सी अल्फा किरण, डी एनोड किरण। आंसर होगा अल्फा किरण। अभी क्वेश्चन पूछता है कि एक अल्फा किरण निकलने से, एक अल्फा किरण निकलने से कितना द्रव्यमान और प्रोटॉन की हानि होती है? तो देखेंगे एक अल्फा किरण निकलने से मान लीजिए यहाँ पर आपके पास यूरेनियम 23892 है। अगर इससे एक अल्फा कण निकलता है तो यह 234x कोई भी धातु बनेगा जिसका 90 बनेगा, यानी यह बन गया थोरियम बन जाता है, क्योंकि इससे 2 प्रोटॉन की कमी और 4 द्रव्यमान में 4 यूनिट की कमी होगी। एक अल्फा किरण निकलने से उसके द्रव्यमान में 4 यूनिट की कमी होगी और उसके संख्या में 2 यूनिट की कमी होगी। अगर यही पूछ देगा बीटा किरण निकलने से क्या होगा, तो बीटा किरण निकलने से 23892 लिए हैं, बीटा किरण निकल रहा है तो यह 238 ही रहेगा और केवल इसके प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी। एक प्रोटॉन की संख्या कम हो जाता है, केवल एक प्रोटॉन की संख्या इसमें कम होता है। इसमें केवल एक प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाते हैं, एक प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाता है। और गामा किरण अगर किसी से निकल रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन संख्या 11, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? ए अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, बी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, सी वस्तु को सीधी रेखा में उड़ाना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्राभिमुखी बल से ही कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर वो गतिमान रहता है। किसी वस्तु को अगर वृत्ताकार पथ पर घुमाना है तो वो उसका जो बल लगेगा वो सेंटर की तरफ लगेगा, तभी वो अपने पथ पर वो गतिमान रह सकता है, कंटिन्यू। क्वेश्चन संख्या 12, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? ए गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, बी स्थिर ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। अगर किसी वस्तु की गति होगी तो उसमें घर्षण होगा और घर्षण होगा तो उसमें ऊर्जा निकलेगा। तो इसमें पूछा किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, यानी गतिज ऊर्जा है तो उसमें घर्षण बल लगेगा ही लगेगा। और गतिज ऊर्जा का काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। क्वेश्चन संख्या 13, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है
और अचानक दाएं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री ए दाईं ओर झुकेंगे, बी आगे की ओर गिरेंगे, सी बाईं ओर झुकेंगे, डी पीछे की ओर झुकेंगे। इसका आंसर होगा बाईं की ओर वो झुकेंगे। अगर बस दाईं ओर अगर टर्न ले रहा है तो पैसेंजर जो बैठे हैं यानी यात्री जो बैठे वो बाईं ओर झुकेंगे। इसका रीजन है, इसे कहा गया है इनर्शिया। इनर्शिया का सर्वप्रथम दिया जड़त्व का नियम गैलीलियो ने। गैलीलियो ने इस नियम को दिया और इन्होंने 3 नियम दिए इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया का मतलब होता है शक्तिहीनता या निष्क्रियता। उन्होंने कहा फर्स्ट में इनर्शिया ऑफ रेस्ट में अगर कोई वस्तु अपने विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, अगर कोई वस्तु दाएं या बाएं घूमती है तो। और थर्ड उन्होंने कहा इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह तब तक गतिमान रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए। इनर्शिया में आप देखे होंगे जब आप बस में बैठे हैं, अचानक बस चलती है तो आप पीछे की तरफ धक्का खाते हैं। बाइक को चलाते चलाते आप चलते हैं, अचानक ब्रेक लेते हैं तो आप आगे की तरफ झुकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन संख्या 14, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का कौन सा उदाहरण है? ए कार्बन, बी स्टील, सी क्रिप्टॉन, डी मिट्टी का तेल। इसका आंसर होगा मिट्टी का तेल। इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है, लेकिन इसका आकार नहीं होता है। क्वेश्चन संख्या 15, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? ए कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, बी एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, सी एल्युमिनियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, डी सभी। इसका सही आंसर होगा बी एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं क्योंकि यह क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण रखते हैं। इसी कारण इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 16, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी सभी। ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने के लिए ये सभी गैसें योगदान करती हैं। इनके साथ HCFC ये भी गैस भी सहयोग करती है ग्लोबल वार्मिंग में। यानी मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और HCFC भी है। क्वेश्चन संख्या 17, एसिटिक अम्ल का गंध कैसा होता है? ए सिरके जैसा, बी टमाटर, यहाँ बस छोड़ दिए, टमाटर जैसा होना चाहिए था, मिट्टी के तेल की तरह, डी सड़े हुए आलू की तरह।
इसका आंसर होगा ए, सिरका का एसिटिक अम्ल का गंध सिरके जैसा होता है और एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COH होता है, जिसे इथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन संख्या 18, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर निम्न गैस मुक्त करते हैं। ए, हाइड्रोजन गैस, बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, डी, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। तो चलिए इक्वेशन देखते हैं। अम्ल, आप H2SO4 ले लीजिए, या धातु कार्बोनेट है तो धातु सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए। एरो तो बनाया सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2, एक ऑक्सीजन इसको दिया तो ये वाटर बन गया, और इसके पास CO3 की जगह अब CO2 बच गया, इसलिए CO2 गैस मुक्त करेगा। या दूसरा देखते हैं, HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट NaCO3, इसके बाद NaCl प्लस H2O इसको प्रूफ करेंगे, बैलेंस कर देते हैं, और CO2 का निर्माण होगा। तो जब भी अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करता है तो उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिमूव होगा, यानी मुक्त होगा। क्वेश्चन संख्या 19, HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहते हैं? ए, कार्बोनिक अम्ल, बी, ऑक्जेलिक अम्ल, सी, एसिटिक अम्ल, डी, कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, ऑक्जेलिक अम्ल। इसे कौन सा अम्ल कहेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका लेविस स्ट्रक्चर देखेंगे, लेविस स्ट्रक्चर तो H पहले रखेंगे, फिर O रखते हैं, फिर कार्बन रखेंगे, एक कार्बन ऑक्सीजन इसके साथ, फिर कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड O, इसके साथ O, फिर H, ऐसे भी बना सकते हैं। या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ भी डबल बॉन्ड, इसके साथ OH और इसके साथ भी OH का निर्माण कर सकते हैं। इसे लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाए और कहे ये कौन से अम्ल का स्ट्रक्चर है, तो आप सीधा मारिएगा ऑक्जेलिक अम्ल का ये उदाहरण है। क्वेश्चन संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए, रेटिनॉल जीरोथैल्मिया, बी, टोकोफेरॉल बेरीबेरी, सी, साइनोबैक्टीरिया एक्टल्पा, डी, आर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स। इसका सही आंसर होगा ए एंड डी। इसे कंबाइन आंसर करके देंगे। रेटिनॉल जीरोथैल्मिया एक डिजीज है जो आंखों के इन्फेक्शन यानी ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया के नाम से भी जानते हैं, और रेटिनॉल विटामिन ए है तो ये उसमें काम आएगा। और आर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन डी के नाम से भी जानते हैं, D3 के नाम से भी जानते हैं, जो रिकेट्स यानी हड्डियों की कमजोरी। क्वेश्चन संख्या 21, आयोडोकृत लवण में रहता है? ए, मुक्त आयोडीन, बी, कैल्शियम आयोडाइड, सी, मैग्नीशियम आयोडाइड, डी, पोटेशियम आयोडाइड। इसका सही आंसर होगा डी, पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल लश्चरस नॉन मेटल है,
चरस, यानी यह चमकीला, सबसे चमकीला अधातु। संख्या 22, साबुन ग्रीज को हटाता है। ए स्कंदन द्वारा, बी अधिशोषण द्वारा, सी पायसीकरण द्वारा, डी परासण द्वारा। इसका आंसर होगा डी, सी पायसीकरण द्वारा। क्वेश्चन संख्या 23, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग को अवशोषित करता है। ए लाल और नीले को, बी हरे और नीले को, सी हरे और लाल को, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ए लाल और नीले तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? तो मैग्नीशियम होता है। क्वेश्चन संख्या 24, विषम पता लगाइए। ए फल का पकना, बी सीमेंट का जमना, सी कोयले का जलना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी सीमेंट का जमना। सीमेंट का जमना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि फल का पकना रासायनिक और कोयले का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए इसका आंसर होगा बी।